नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं 1 दरोगा के लिए 100 नंबर का यहाँ पे मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट सीरीज़। बहुत सारे स्टूडेंट की यहाँ पे रिक्वेस्ट आई थी कि सर 1 दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज चलाई जाए। वैसे भी यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आने वाला है, यहाँ पे लगभग 16-17 दिन बचे हुए हैं, तो आपको अब प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपके लिए प्रोवाइड किए जाए, और दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ताकि दोनों अभ्यर्थियों को यहाँ पे फ़ायदा मिल सके। और साथ ही साथ जो भी हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, जो भी प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे लेके आएंगे, उनकी पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इन सभी मॉडल पेपर की। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों उत्तराखंड 1 दरोगा मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट सीरीज का आज ही फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है। देखो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे प्रत्येक मॉडल पेपर में हम यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों माध्यमों से यहाँ पे मॉडल पेपर बनाएंगे, ताकि सभी अभ्यर्थियों को, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं या जो हिंदी मीडियम वाले हैं, दोनों को यहाँ पे मॉडल पेपर समझ में आ सके, और प्रत्येक ऑप्शन को यहाँ पे आपको डिटेल समझाने की कोशिश की जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है। तो प्रत्येक ऑप्शन को यहाँ पे समझाएंगे। ऑप्शन है यहाँ पे द्रव का क्वथनांक। देखो द्रव का क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री पे पानी उबलने लग जाता है, यानी वो वाष्प में बदल जाता है। तो कुल मिला के क्वथनांक वाष्पीकरण को प्रभावित कर रहा है। उसके बाद है द्रव की सतह का क्षेत्रफल। जितना ज़्यादा द्रव की सतह का क्षेत्रफल होगा उतना ज़्यादा वाष्पन होगा। आप थाली में पानी लेंगे और ग्लास में पानी लेंगे, तो बराबर मात्रा में अगर आप पानी लोगे तो यहाँ पे थाली में जो रखा हुआ पानी है वो अधिक वाष्प हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, क्योंकि इस द्रव की सतह का क्षेत्रफल अधिक है। उसके बाद सी ऑप्शन यहाँ पे वायु की गति। वायु की गति भी वाष्पीकरण को प्रभावित करती है। वो कैसे करती है, आपने देखा होगा जब हवा चलती है तो जो गीले कपड़े होते हैं वो जल्दी सूखने लग जाते हैं। तो मतलब उन गीले कपड़ों में जो वाटर यानी जो द्रव रहता है वो क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। तो वायु की गति जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, जल का यानी द्रव का वाष्पीकरण होगा। और डी ऑप्शन यहाँ पे वायु का घनत्व। तो कुल मिला के डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वायु का घनत्व वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है। बाकी ए बी सी ये तीनों यानी क्वथनांक, क्षेत्रफल, द्रव की सतह का क्षेत्रफल और वायु की गति, ये वाष्पीकरण को प्रभावित करती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वायु का घनत्व वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डेंसिटी ऑफ एयर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या है। एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल वाष्पीकरण स्वतः होता है। आप अगर वाटर रखोगे तो वो धीरे धीरे वाष्पित होने लग जाएगा, स्वतः होती है। द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करती है। बिल्कुल ऊपर अभी आपको बताया, जितना ज़्यादा क्वथनांक मतलब 100 डिग्री पे क्या होगा, अगर 100 डिग्री टेम्परेचर करोगे तो द्रव क्या हो जाएगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट पर द्रव क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। शीतलता उत्पन्न करता है। आपने देखा होगा जब आपको पसीना होता है तो उसके बाद क्या होता है, अगर हल्की हल्की हवा चल रही है तो ठंड लगने लग जाती है, यानी शीतलता उत्पन्न होती है। और किसके कारण होती है, वाष्पीकरण के कारण। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी आंसर यहाँ पे सही आंसर है। देखो यहाँ पे जो आपने सिलेबस देखा होगा इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछ जाएंगे 9th और 10th के जो एनसीईआरटी है उसके मतलब उसके सिलेबस के आधार पर। तो यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन सभी कराए जाएंगे। मतलब प्रत्येक मॉडल पेपर यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आप पेपर दे रहे हो। इस माध्यम से यहाँ पे आपके लिए बनाए जा रहे हैं और आपको ऐसा लगेगा आप पेपर दे रहे हो। 100 नंबर का ये मॉडल पेपर है जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, 30 केमिस्ट्री के और 40 तक के क्वेश्चन बायोलॉजी के। टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे और प्रत्येक मॉडल पेपर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है। इंग्लिश में है व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा है वो है यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्पित होने पर अवशोषित ऊष्मा। आपने देखा होगा जैसे वाष्पीकरण यानी अगर द्रव का वाष्पीकरण होता है तो द्रव को क्या दी जाती है, हीट दी जाती है। अगर हम उसको हीट दें तो द्रव के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, टूटने लग जाएंगे। तो ब्रेक डाउन यानी पार्टिकल को तोड़ने के लिए जितनी हीट चाहिए
उसको कहा जाता है यहाँ पे गुप्त ऊष्मा। यानी द्रव क्या करता है, कुछ हीट को अवशोषित करता है, तब जाके उसके पार्टिकल टूटते हैं, तो उस अवशोषित ऊष्मा को क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन उपधातु हैं। देखो उपधातु क्या होते हैं, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उनको कहते हैं उपधातु यानी मेटोलॉइड। अब यहाँ पे उपधातु कौन है, तो जर्मेनियम यहाँ पे एक उपधातु है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कुछ अन्य उपधातु कौन कौन यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा, वहाँ पे एक अलग स्थान बनाया गया है उपधातुओं के लिए। पीरियोडिक टेबल के बाईं ओर तो धातु हैं और सबसे दाईं ओर है अधातु और बीच में है उपधातु। तो बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी और टेलुरियम, ये सभी क्या है, उपधातु है जो आपको जरूर नोट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, कोलाइडी विलयन के कणों का आकार होता है। तो जो कोलाइडी विलयन के कणों का आकार है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामान्य विलयन के कणों से बड़ा। देखो सामान्य विलयन जो होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है और उनको किसी भी फिल्टर पेपर से यानी फिल्ट्रेशन माध्यम से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं कोलाइडी विलयन, जिनके अणुओं का जिनके जो पार्टिकल है उनका आकार सामान्य विलयन से थोड़ा बड़ा होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कोलाइडी विलयन, इनमें क्या होता है, ये स्कैटरिंग प्रभाव दिखाते हैं। स्कैटरिंग प्रभाव वही दिखाते हैं जिनके जो पार्टिकल हैं वो सूक्ष्म रूप से दिखाई दें, लेकिन जो सामान्य विलयन है वो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देते हैं, बिल्कुल वो सूक्ष्म होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, बालू और नौसादर के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जाता है। तो जो बालू और नौसादर, देखो नौसादर किसे कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये होता है आपका अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl। अमोनिया क्लोराइड को कहते हैं नौसादर। नौसादर यानी अमोनिया क्लोराइड क्या है, एक ऊर्ध्वपतित अवयव है। यानी ये क्या होता है, अगर ये सॉलिड माध्यम में है, अगर इसको हीट दी जाती है तो ये डायरेक्ट गैस मीडियम में बदल जाता है, यानी इसका सॉलिड से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है। और जिन एलिमेंट्स का या जिन यहाँ पे कंपाउंड्स का डायरेक्ट क्या हो जाता है, सॉलिड से जो डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं, उनको हम ऊर्ध्वपतित यानी ऊर्ध्वपातन विधि से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो बालू में यदि किसका, नौसादर यानी NH4Cl का अगर कंपाउंड है, मिश्रण है बालू और NH4Cl का, तो अगर हम इसको हीट देंगे तो NH4Cl सीधे किस में चला जाएगा, गैस में चला जाएगा। तो बालू और NH4Cl यानी नौसादर क्या हो जाएगा, इस माध्यम से पृथक हो जाएगा। तो इसी विधि को कहते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम लोहा में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिक होगी। तो देखो इसका ये मोल कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चन है और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम इक्वल टू हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये संख्या आपको एवोगाड्रो नंबर आपको जरूर नोट करना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हमें नंबर ऑफ एटम निकालना है ना, तो देखो यहाँ पे गिवन मास कितना है, 100 ग्राम दे रखा है। मोलर मास, तो सोडियम का मोलर मास कितना होता है, ये होता है परमाणु भार मोलर मास का होता है, सोडियम का वो होता है 23। और आयरन का होता है आपका, ये होता है 55.8 या 56 आप लगा सकते हो इसको, ठीक है। 55.8 यहाँ पे आयरन का मोलर मास होता है। अब आपको फॉर्मूला पता है, तो सोडियम की अगर हमें नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, नंबर ऑफ परमाणु निकालने हैं, तो गिवन मास कितना दे रखा है, सोडियम का 100 ग्राम दे रखा है, क्वेश्चन में आप दे सकते हो। बट आपको करना है मोलर मास कितना है सोडियम का, अभी आपको बताया ये होता है 23, गुणा कर दो एवोगाड्रो नंबर 10 की पावर 23। उसके बाद अगर हम आयरन का निकालना है, तो आयरन का कैसे निकालना है, गिवन मास दे रखा है 100 ग्राम लोहा, गिवन जो इसका क्या है परमाणु की जो इसका दिया गया क्या है भार दे रखा है, ठीक है। गिवन मास वो दे रखा है आपका 100 इसका भी, और इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 55.8 इंटू इसका भी कर दो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब देखो इसमें आप अनुमान लगा सकते हो, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको भी करना है, तो इसको इससे कट सकते हैं। तो 23 का भाग आप 100 में दोगे और 55 का भाग आप 100 में दोगे, तो इसका लगभग 4 आ जाएगा, कुछ पॉइंट में आ जाएगा, 3 या 4 के अंतर्गत आएगा, और इसका आ जाएगा, इसका 2 भी नहीं आएगा, मतलब 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो कुल मिला के आयरन में जो परमाणु की संख्या है
वो 1 दशमलव कुछ है और इसका कितना है 3 या 4 दशमलव कुछ है। तो कुल मिला के किस में है परमाणुओं की संख्या ज़्यादा, सोडियम में ज़्यादा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, सोडियम में हो जाएगी परमाणुओं की संख्या अधिक। 100 ग्राम सोडियम में परमाणु संख्या अधिक हो जाएगी 100 ग्राम लोहे से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एसटीपी पर किस गैस के 1 मोल का आयतन, एसटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो एसटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है यहाँ पे 22.4 लीटर। डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है। कई बार आपको एसटीपी की जगह एनटीपी भी दिया रहेगा, ठीक है। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और एसटीपी की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो हमेशा एनटीपी या एसटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, हमेशा 22.4 लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर है। देखो इन टोटल क्वेश्चन में आपको जितने आपको आज कराए जाएंगे इसमें आपको कितने आएंगे जरूर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे सोडियम सल्फेट का अणुसूत्र। तो जो सोडियम सल्फेट का यहाँ पे अणुसूत्र है वो है ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा Na2SO4। अब देखो Na2SO4 क्यों है? सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, +1 होती है। SO4 की कितनी होती है, 2-। तो कैसे लिखते हैं फॉर्मूला, इसका ये 2- इधर चला जाएगा और इसका 1 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा Na2 आ जाएगा और SO4 का होल 1 आ जाएगा। लेकिन 1 का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, तो इसलिए 1 यहाँ पे लिखते नहीं है, इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2SO4। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बराबर दिख रहा है ना इंग्लिश मीडियम वालों को भी, इंग्लिश मीडियम वाले भी लगातार अपना यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो और समझ में आपको आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको समझाया दोनों मीडियम में, इंग्लिश कुछ वर्ड्स यहाँ पे। हाँ, और हिंदी मीडियम वालों को भी क्या करना है, इंग्लिश में भी जरूर देखना है, क्योंकि कई बार हिंदी की जगह ऑप्शन इंग्लिश में आते हैं मोस्टली, ठीक है, विशेषकर बायोलॉजी के। तो बायोलॉजी क्वेश्चन में भी आएंगे, फिजिक्स के आएंगे भी, तो सारे देखने आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, किसी परमाणु में 17 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, परमाणु में 17 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर एटॉमिक नंबर, यानी इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या दे रखी है 17, तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा एलिमेंट है जिसका 17 क्या है, जिसमें 17 है इलेक्ट्रॉनों की संख्या? तो वो है यहाँ पे आपका 17 किसका होता है, ये होता है क्लोरीन का। किसका होता है, क्लोरीन का। और 17 देखो, अब परमाणु भार अगर हम इसको निकालेंगे तो 17 प्लस यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या 20, कितना आ जाएगा इसका, 37 का परमाणु भार है। कुल मिला के ये है क्लोरीन 37, ठीक है। क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, एक क्लोरीन 35 होता है, एक क्लोरीन 37 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में कौन युग्म समन्यूट्रॉनिक है? तो 11 का जो सही आंसर है, समन्यूट्रॉनिक मतलब जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। तो 11 का सही आंसर यहाँ पे कैसे निकालना है आपको न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे निकालनी है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालोगे? तो इसका सही आंसर डी है, C14 और O16। अभी आपको बताएं कैसे निकालते हैं। देखो क्या होता है, परमाणु भार यानी हम यहाँ पे m लिखते हैं, ठीक है, मास से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास, परमाणु भार, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे परमाणु भार पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ पे C14 का मतलब कार्बन 14 है, 14 यहाँ परमाणु भार है, और ऑक्सीजन 16 का मतलब है ऑक्सीजन का परमाणु भार है 16। तो हमें परमाणु भार यहाँ पे दिया गया है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको पता होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी इसमें 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कार्बन में, और ऑक्सीजन का होता है 8। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 8। तो पहले हम कार्बन का निकालते हैं, ठीक है। कार्बन का परमाणु भार दे रखा है 14 इक्वल टू हमें न्यूट्रॉन की संख्या चाहिए, ठीक है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर कितना है, 6 + 9, ठीक है। तो n इक्वल टू आ जाएगा 14 - 6, कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या किसमें, कार्बन में है 8, ठीक है। कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8 है। उसके बाद ऑक्सीजन का देखो, तो ऑक्सीजन में परमाणु भार यानी मास कितना है, 16 इक्वल टू एटॉमिक नंबर यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या है 8 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या हमें निकालनी है। तो न्यूट्रॉन हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन में, ठीक है, हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं अभी। तो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा 16 - 8 इक्वल टू 8।
तो ऑक्सीजन में भी 8 न्यूट्रॉन है, कार्बन में भी 8 न्यूट्रॉन है, यानी ये C14 और O16 क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। और यहाँ पे ये C14 C12 का क्या है, समस्थानिक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकता क्रमशः। देखो संयोजकता क्या होती है, संयोजन की शक्ति, यानी किसी भी कोई भी जो एलिमेंट्स है उसमें संयोजन की, यानी दूसरे एलिमेंट से संयोजन की शक्ति कितनी है। ठीक है, किसी को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो 1 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। किसी को 1 इलेक्ट्रॉन खाली करना है, अगर वो क्या होना चाहता है, हर कोई तत्व निष्क्रिय होना चाहता है, ठीक है, तो अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो उसकी संयोजकता हो जाएगी +1। तो यहाँ पे देखो सोडियम में होते हैं टोटल 11, इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। कुल मिला के इसके अगर हम कक्षों की बात करें तो सबसे अंदर वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद 8 है, यानी 8 और 10, और उसके बाद लास्ट वाली में 1। तो कुल मिला के 1 देना चाह रहा है और स्टेबल होना चाहता है, तो सोडियम की हो जाएगी 1। मैग्नीशियम 2 देना चाहता है, इसका Mg2+ होता है, और एल्यूमिनियम 3 देना चाहता है, इसका Al3+ आपने देखा होगा। तो कुल मिला के ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। 1, 2 और 3 होती है सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकता। तो जैसे अभी आपको सोडियम के बताएगी कैसे आप यहाँ पे संयोजकता निकालनी है, क्योंकि वो 1 देना चाह रहा है तो कुल मिला के उसकी संयोजकता 1 है, मतलब 1 वो क्या करना चाह रहा है, संयोजन करना चाह रहा है किसी से। उसके बाद मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का भी ऐसे ही 2 और 3 है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है क्योंकि। देखो आपने प्रयोगशाला में जब भी देखा होगा, प्रैक्टिकल क्या होगा, मैग्नीशियम को क्या किया जाता है, जब जलाया जाता है तो उसको पहले रगड़कर साफ किया जाता है, रेगमाल से रगड़कर। वो इसलिए किया जाता है ताकि वो आसानी से जलते समय वो वायु के संपर्क में आ सके, यानी दहन करते समय वो वायु के संपर्क में आ सके, क्योंकि मैग्नीशियम में होती है यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ इसलिए किया जाता है ताकि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाए। तो उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत जमी रहती है और उसको हटाया जाता है, और जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो वो श्वेत धुआं देता है, ठीक है, सफ़ेद धुआं निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप प्राप्त होता है, उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है। तो जब भी आप नमक यानी NaCl के घोल में सिल्वर नाइट्रेट डालोगे, AgNO3 होता है सिल्वर नाइट्रेट, तो ये देगा आपका AgCl, और ये होता है सफ़ेद अवक्षेप, प्लस ये देगा साथ ही साथ NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, इसको यहाँ पे लिख देना, ठीक है, यहाँ पे। तो जो AgCl है ये है आपका सफ़ेद अवक्षेप। अवक्षेप क्या होता है समझ सकते हो आप, जो क्या होता है, श्वेत पदार्थ होता है और ये जल में अविलेय होता है। तो आपने प्रयोगशालाओं में देखा होगा, वो आप फिल्टर पेपर में निकालते होंगे ना, उसको ऊपर आता है सफ़ेद श्वेत अवक्षेप, ठीक है। तो AgCl सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है जब NaCl यानी नमक और AgNO3 की क्रिया की जाए। तो जब अवक्षेप प्राप्त हो रहा है तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है, जिसमें अवक्षेप प्राप्त होता है। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में कहें तो प्रिसिपिटेशन। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था इसका आंसर, उसमें मैंने समझाया था आपको, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने बताया था जब भी आप प्रयोगशाला में मैग्नीशियम को जलाते हो तो मैग्नीशियम से श्वेत धुआं, श्वेत चमकदार एक लो निकलती है। तो कुल मिला के जो जब मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है तो यहाँ पे ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, वो होता है उजला, ठीक है, उजला। उजला का मतलब वही होता है श्वेत, श्वेत उजला। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा। उजला का मतलब यहाँ पे चमकदार श्वेत। तो कई जगह श्वेत आ सकता है, कई जगह चमकदार, कहीं पे उजला भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। किस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को कहा जाता है, यानी जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। अभी आपको AgNO3 प्लस NaCl की जब रिएक्शन कराई थी तो उसमें AgCl निकलता है सफ़ेद अवक्षेपण के अवक्षेप के रूप में, तो इसी को कहा जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया यानी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है।
तो जल की स्थायी जो कठोरता होती है उसको हटाने के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा। देखो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपको जरूर नोट करना है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वॉशिंग सोडा, जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए। और अगर हम इसका देखो ये है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट आप कह सकते हैं इसको, या इसका फॉर्मूला ये है। और धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा इसको कहा जाता है। साथ ही साथ इसका जो अन्य उपयोग है, ग्लास हो गया, साबुन हो गया, कागज, इस इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो 17 का यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर है। अब देखो यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन है इनके फॉर्मूले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है यहाँ पे NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला जरूर नोट करना है, ठीक है। धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा को आपको बता दिया गया है। विरंजक चूर्ण जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl, ठीक है। ये है ब्लीचिंग पाउडर, ये है आपका बेकिंग सोडा, और धोने का सोडा आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। हाँ देखो यहाँ पे आपके लिए एक और चीज़ आपको बता दें कि एग्जाम बहुत नज़दीक है 1 नंबर का। तो यहाँ पे हमने आपके लिए बना रखे हैं 12 मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट, ऐसे ही, ठीक है। 100 नंबर के 12 मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाए गए हैं 1 नंबर के। और अगर आपको इन सभी की PDF चाहिए इस प्रकार से, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप इन 12 मॉडल पेपर सेट की क्या कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि देखो कितने दिन बचे हैं, सिर्फ 16 या 16 दिन बचे हैं यहाँ से, ठीक है। 16 तारीख से प्रारंभ है 1 नंबर का एग्जाम। तो एक एक दिन आपको देखो आपने कितना भी पढ़ रखा है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, एक दिन बैठना है प्रत्येक दिन इन मॉडल पेपर। ये देखो सिलेबस पर ही आधारित ये सभी हमने मॉडल पेपर बना रखे हैं। तो शाम को 2 घंटे बैठिए और प्रत्येक टारगेट बनाइए कि आज मैंने एक मॉडल पेपर सॉल्व करना ही करना है। तो धीरे धीरे देखोगे आप काफ़ी चेंज आ जाएगा और काफ़ी क्वेश्चन आपको आने लग जाएंगे। आप अपनी मतलब तैयारी लगातार कंटिन्यू रखो, लेकिन शाम को 2 घंटे आपको सिर्फ किस में बैठना है, प्रैक्टिस आपको इन मॉडल पेपरों की करनी है। और ये सभी 12 मॉडल पेपर 1 नंबर के जो बनाए गए हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी अभ्यर्थियों के लिए, मतलब जो इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं और हिंदी मीडियम वाले भी हैं, तो सबके लिए यहाँ पे बनाए गए हैं। और मतलब क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रखे गए हैं, ताकि आपको अगर हिंदी में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इंग्लिश में देख सकें। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे सल्फेट अर्थ हाइड्रेट यानी हेमेटाइट्रेट का अन्य नाम क्या है। तो इसका अन्य नाम है यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। इसका फॉर्मूला अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 ½ H2O। ये इसका फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको सल्फेट अर्थ हाइड्रेट यानी हेमेटाइट्रेट भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। देखो शुष्क बुझा हुआ चूना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रिएक्शन करके देखते हैं और पता चल जाएगा कौन सा बन रहा है यहाँ पे। तो ये आ रहा है आपका CaOH का होल ट्वाइस, ये है शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है। जब इसमें क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस क्या होती है Cl2। तो क्या बनता है यहाँ पे, ये बनेगा आपका, ये बन रहा है यहाँ से H2 बाहर निकल रहा है और ये बन रहा है CaOCl, ठीक है। क्या बन रहा है ये CaOCl, ये Ca यहाँ पे गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे गया और एक Cl यहाँ पे गया और प्लस H2O, ठीक है। तो कुल मिला के ये बनता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। जब भी हम शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराते हैं तो हमेशा क्या बनता है आपका ब्लीचिंग पाउडर, यानी जिसको क्या कहते हैं विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। तो 19वां का ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे लिटमस रंजक। लिटमस एक क्या होता है, सूचक होता है जिससे हम एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो ये लिटमस बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो लिटमस किससे निकाला जाता है, ये निकाला जाता है लाइकेन से, लाइकेन के प्लांट से, ठीक है, लाइकेन से। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लाइकेन से निकलता है लिटमस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिसका प्रयोग हम करते हैं एसिड और बेस को पहचानने में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, ये होती है आपकी विद्युत धनात्मक। देखो पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट की ओर होते हैं वो होते हैं धातु। सोडियम एक धातु है, ये Na+, इसकी संयोजक होती है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन देता है। Mg2+, ठीक है, Al3+, ये सभी क्या है, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, ये सभी मेटल यानी धातु जिनकी प्रकृति कैसी होती है, विद्युत धनात्मक होती है।
यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे, लोहा एवं इस्पात यानी आयरन एवं स्टील को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। आपने देखा होगा लोहा और स्टील, घरों में आपने लोहा देखा होगा, पाइप देखे होंगे, तो उनमें जंग लग जाता है। क्यों लगता है जंग? क्योंकि वो क्या करते हैं, वायु और जब उसके संपर्क में आते हैं, नमी के संपर्क में आते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, और जिसका कारण है जंग लगना। तो उसके ऊपर परत चढ़ाई जाती है। किसकी चढ़ाई जाती है? जिंक की चढ़ाई जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। अब ये जिंक की ही परत क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है देन किससे? आयरन से। अगर हम आयरन की बात करें, आयरन पे जिंक की परत इसीलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और ये क्या हो जाता है, जल्दी ही ऑक्सीकृत हो जाता है। तो अब कुल मिला के ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? जिंक का हो रहा है, ठीक है, आयरन का नहीं हो रहा है। अब Zn2+ देगा, ठीक है। अब जिंक क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा। आयरन इसके अंदर है तो आयरन अब किस में नहीं टूटेगा? आयरन में नहीं टूटेगा। जिंक का यहाँ पे क्या होगा? कुल मिला के जिंक के इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। अब तो कुल मिला के इसीलिए जिंक की परत यहाँ पे चढ़ाई जाती है ताकि जिंक का ऑक्सीकरण हो सके और आयरन का ना हो। तो आयरन को सुरक्षित रखने के लिए जिंक की यहाँ पे परत चढ़ाई जाती है। नंबर 22 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो अभी आपको ऊपर बताया था प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त होता है? जिप्सम से प्राप्त होता है। जब हम जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4, ये है जिप्सम, ठीक है, 2H2O। अगर हम इसको हीट करेंगे यानी गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल। तो कुल मिला के ये किसका फॉर्मूला है? ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और ये है जिप्सम। तो जब हम जिप्सम को गर्म कर रहे हैं तो ये क्या दे रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पे प्राप्त किया जा रहा है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पे, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? ठीक है, विच इज द करेक्ट दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी यानी अभिक्रियाशीलता के क्रम में यहाँ पे सी ऑप्शन सही, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। देखो अभी आपको मैंने बताया था कि जब हम आयरन के ऊपर जिंक की परत क्यों चढ़ाई जाती है, उसको कहा जाता है गैल्वेनीकरण, क्योंकि जिंक ज़्यादा क्या रहता है? क्रियाशील रहता है आयरन से। तो ये क्रियाशीलता सक्रियता श्रेणी आपने देखी होगी, सक्रियता श्रेणी में लिस्ट दे रखी है वहाँ पे। तो जो जितने ऊपर रहते हैं एलिमेंट, उनका ऑक्सीडेशन उतना जल्दी होता है और वो आसानी से क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम जिंक और आयरन, मैंने आपको बताया था जिंक आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है देन किसके? आयरन की अपेक्षा। तो जिंक का ऑक्सीकरण जल्दी होता है और जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से। तो उसी बाद जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है यहाँ पे मैग्नीशियम। तो सी ऑप्शन 24 का यहाँ पे सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। सोडियम के टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो रिएक्शन करके देखते हैं। एथेनॉल क्या होता है? CH3CH2OH, ये आपका एथेनॉल एल्कोहल है। अगर हम इसमें क्या डालेंगे? सोडियम, ठीक है, 2Na, तो क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा CH3CH2ONA प्लस H2, सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन। तो कुल मिला के जब भी हम एथेनॉल में क्या डालते हैं? सोडियम के टुकड़े डालते हैं तो उससे हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये निकलती है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। तो इसको बैलेंस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये भी 2 हो जाएगा और फिर आ जा रहा, हाँ, बैलेंस हो जा रहा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सोडियम के टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। निम्नलिखित में कौन एथेनोइक अम्ल का तनु घोल है? तो एथेनोइक अम्ल का जो तनु घोल है यहाँ पे वो है आपका विनेगर यानी सिरका। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कुल मिला के तनु CH3COOH को कहते हैं हम सिरका यानी विनेगर। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। हेक्सेन का रासायनिक सूत्र। देखो हेक्सेन क्या है? एल्केन है। हेक्सेन क्या है? एल्केन है। और एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो अब आप कितना भी बड़ा कार्बन दो तो मैं आसानी से वहाँ पे क्या निकाल पाऊंगा? हाइड्रोजन उसमें कितने होंगे। तो हेक्सेन का मतलब होता है हेक्सा यानी 6। तो कुल मिला के इसमें 6 कार्बन है तो n की जगह रख दो, n इजकल टू हो जाएगा 6। यहाँ पे 6 कार्बन है ना, C6। तो n इजकल टू 6 है तो यहाँ पे
हाइड्रोजन कितने होंगे, तो 2n+2 होंगे तब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इक्वल टू 2n+2, तो 2 इंटू एन की जगह रख दो 6 + 2, तो 6 दूना 12 + 2 14, तो कार्बन है 6 और हाइड्रोजन है 14, C6H14। तो कुल मिला के ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वैसे लगभग सभी को याद होगा, मैक्सिमम लोगों को याद होना चाहिए, जो केमिस्ट्री जिनकी अच्छी हुई, हेक्सेन क्या होता है, C6H14 होता है। लेकिन जिनको नहीं आता है तो उनके लिए फॉर्मूला जरूरी है, CnH2n+2, ये एल्केन का फॉर्मूला है, तो इससे आप निकाल सकते हैं। तो 27 का ए ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 है, अभिक्रियाशील समूह OH C डबल बॉन्ड वाले यौगिक कहलाते हैं। तो जिनमें ये क्रियात्मक समूह होता है वो कहलाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका क्रियात्मक समूह क्या है, ये C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये है ये। उसके बाद अगर जो अन्य ऑप्शन यहाँ पे एल्कोहल, एल्कोहल OH होता है। एल्डिहाइड क्या होता है, CHO इसका क्रियात्मक समूह होता है। और कीटोन का क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ये होता है। तो कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया CHO, C डबल बॉन्ड OH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और OH क्या होता है, एल्कोहल होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या। देखो टोटल आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं। तो यहाँ पे चतुर्थ आवर्त के बारे में पूछा गया है। तो देखो पहले आवर्त में होते हैं हाइड्रोजन हीलियम 2 तत्व, दूसरे आवर्त में होते हैं 8 तत्व, तीसरे आवर्त में भी 8 होते हैं, और चौथे में होते हैं 18। तो कुल मिला के यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 29 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। तो वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं आपके हैलोजन तत्व। हैलोजन कहते हैं वर्ग 17 के तत्वों को। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है। देखो हैलोजन में कौन कौन आते हैं, फ्लोरो यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया, और ऑस्टेन AT। और ये जितने भी हैलोजन होते हैं अत्यंत क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। सबसे ज़्यादा इनमें फ्लोरीन क्रियाशील होता है, ये अति क्रियाशील होता है, ठीक है। और यहाँ पे निष्क्रिय गैस किसको कहा जाता है, जो किससे क्रिया नहीं करते हैं। आपने जो आवर्त सारणी में जो 18वां ग्रुप है उसमें है आपके हीलियम हो गया, तो जो उस श्रेणी के तत्व हैं, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन, वो क्या करते हैं, क्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ऑर्बिटल तो पहले ही कंप्लीट हो रखा होता है। तो न वो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, न वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, न तो क्रिया करते हैं, और इसीलिए उनको कहा जाता है निष्क्रिय गैस। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 में। अभी बायोलॉजी क्वेश्चन यहाँ पे शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी के क्वेश्चन मोस्टली हिंदी मीडियम वालों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको इंग्लिश में भी देखने हैं, क्योंकि मोस्टली जो बायोलॉजी क्वेश्चन होते हैं उनके ऑप्शन कई बार इंग्लिश में ही आसान लगते हैं, हिंदी में बड़े अजीब होते हैं, और कईयों को आपको भी पता नहीं होगा, कई बार कई ऑप्शन ऐसे होते हैं जो हिंदी में किसी को पता नहीं होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो 12 मॉडल पेपर सेट आपके लिए बनाए गए हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे 1 रॉ के ऐसे ही 12 मॉडल पेपर सेट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। तो प्रत्येक दिन आपको मैं बता चुका हूँ, प्रत्येक दिन एक एक मॉडल पेपर आपको प्रैक्टिस जरूर करना है, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और हेल्पफुल होगा आपके लिए। और साथ साथ क्योंकि ये आपके जो सिलेबस है उसके आधार पर ये बनाए गए हैं 12 मॉडल पेपर सेट। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी यानी वैक्यूल्स पाई जाती है। तो बड़ी रसधानी होती है यहाँ पे पादप कोशिका में। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा। रिक्तिका क्या होती है, इसका निर्माण होता है गोल्जी बॉडी में, और जंतु कोशिका में बहुत सूक्ष्म यानी छोटी सी रिक्तिका पाई जाती है, और पादप कोशिका में बड़ी यहाँ पे रिक्तिका पाई जाती है। यानी पादप कोशिका का 90% जो भाग होता है वो बड़ी रसधानी यानी रिक्तिका का बना होता है, ठीक है। रसधानी को रिक्तिका यानी वैक्यूल्स भी कहा जाता है, ये भी आपको जरूर नोट करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। जीन होते हैं, तो जीन क्या होते हैं, जीन होते हैं आपके DNA के खंड। आनुवंशिकता लक्षणों का निर्धारण करते हैं जीन, और इसीलिए इनको कहा जाता है आनुवंशिकता की इकाई। जीन शब्द किसने दिया, जोहानसन ने दिया, ये भी आपको जरूर नोट करना है। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शन दे रखे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा ग्रह, रसधानी आपको बता दिया अभी, वैक्यूल्स जो कि पादप कोशिका में लगभग 90% स्थान घेरती है, और गोल्जी बॉडी से इसका निर्माण होता है। लाइसोसोम ये क्या होता है, ये होता है कोशिका की आत्मघाती थैली। सेल में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे ओल्ड सेल होती है जो किसी काम की नहीं है,
तो उन सब का भक्षण कौन करता है? लाइसोसोम करता है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली या पाचक काया, जिसमें सभी वेस्ट मटेरियल का पाचन हो जाता है। उसके बाद डी है यहाँ पे क्रोमेटिन धागे। तो क्रोमेटिन क्या होते हैं? न्यूक्लियस में जाल के समान स्ट्रक्चर होते हैं, और ये सेल डिवीजन के समय काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं क्रोमेटिन। तो सभी ऑप्शन आपके यहाँ पे क्लियर हो गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी ऑप्शन है कोशिका के बारे में। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पे, मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ती है। तो मांसपेशी और अस्थियों को कौन जोड़ती है यहाँ पे? वो जोड़ती है टेंडन जोड़ती है मांसपेशी और अस्थियों को। अब यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लिगामेंट जोड़ते हैं हड्डी को हड्डी से। उसके बाद यहाँ पे उपस्थि क्या होता है? यानी यहाँ पे देखो, इंग्लिश वाले भी देखते रहो, ठीक है। उपस्थि क्या होता है? उपस्थि जो आपने जोड़ों में देखा होगा, अपने हाथ को पकड़िए और उसको हिलाइए, हिल रहा है ना, तो वहाँ जहाँ पे जोड़ है आपका हाथ का कोना या जो भी जोड़ होता है, वहाँ पे पाए जाते हैं उपस्थि ऊतक। ये क्या होते हैं? लचीले संयोजी ऊतक होते हैं, और ये जोड़ों पर पाए जाते हैं। और जोड़ों में जो लचीलापन होता है वो इसी उपस्थि के कारण होता है, उपस्थि ऊतक, जो कि एक लचीला संयोजी ऊतक है। उसके बाद यहाँ पे सभी ऑप्शन, हाँ एक एपिथेलियम बचा है। एपिथेलियम होता है, ये क्या होता है? ये एक आपका मतलब ये त्वचा आपने देखी होगी, तो त्वचा में जो ऊतक होता है ये भी एक ऊतक है, एपिथेलियम ऊतक। तो त्वचा में ऊतक पाया जाता है, और ये प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। ऑर्गन की सतह पर ये ऊतक पाया जाता है। तो सभी ऑप्शन अच्छे से आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। 34 है यहाँ पे, रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं। तो रक्त के थक्का यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स, ये करते हैं यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो, रक्त का थक्का क्या होता है? जब भी आपका हाथ कहीं पे कट गया तो वहाँ पे ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो अगर मानो सपोज ऐसा हो कि वो ब्लड लगातार निकलता जाए, तो आपके शरीर का लगभग पूरा ब्लड समाप्त हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? हीमोफीलिया रोग हो जाएगा। हीमोफीलिया क्या होता है? रक्त की कमी से होने वाला रोग है। तो हीमोफीलिया रोग हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये हाथ कटता है तो वहाँ पे एक गाढ़ा पदार्थ अपने आप वहाँ मतलब कुल मिला के रक्त गाढ़ा हो जाता है, और रक्त बाहर नहीं आता है। तो ये गाढ़ा क्यों होता है? ये थ्रोम्बोसाइट्स के ही कारण होता है। और रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विटामिन के होती है सहायक रक्त के थक्का को बनाने में। 35 यहाँ पे, ऊतक ऐसी कोशिका का समूह है जिनमें पाई जाती है। तो असमान उत्पत्ति रचना एवं क्रिया, असमान उत्पत्ति लेकिन एक समान रचना एवं क्रिया, समान उत्पत्ति लेकिन असमान रचना एवं क्रिया, और डी ऑप्शन यहाँ पे समान उत्पत्ति रचना एवं क्रिया। यानी जिसमें समान उत्पत्ति रचना एवं क्रिया यानी सेम ऑरिजिन कंपोजिशन एंड एक्शन हो, वो क्या होता है? ऊतक होता है। तो इन कोशिकाओं का यानी जिनमें क्या होता है? सेम ओरिजिन कंपोजिशन एंड एक्शन होता है, यानी क्रिया होती है, उन कोशिका के समूह को कहा जाता है ऊतक यानी टिश्यू। तो 35 का डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पे, विभज्योतक ऐसा ऊतक है। विभज्योतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस प्रकार का ऊतक है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसकी जो सेल होती हैं वो विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी इसकी जो सेल होती है उसमें डिवीजन होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोशिका भित्ति पतली और अंतरकोशीय रिक्त स्थान का अभाव, बिल्कुल ये भी सही है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उसकी सेल क्या होती है? उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे, कोशिका द्रव सघन और एक बड़े केंद्रक से युक्त होता है, ये भी होता है। कुल मिला के डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसके ये तीनों जो यहाँ पे दिए गए हैं वो तीनों को फॉलो कर रहा है, तो डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये 3 टाइप के होते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि ऊपर प्लांट के ऊपरी भागों में पाए जाते हैं, जैसे किस में पाए जाएंगे? रूट्स और शूट्स के टिप भाग में यानी ऊपरी भाग में, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पाए जाएंगे आपके, ये क्या होंगे? इसको कहा जाता है एपिकल मेरिस्टेम। तो इससे हाइट बढ़ती है प्लांट की। उसका जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम, वो यहाँ पे होता है। जैसे ये माने घास है, ठीक है, इसका यहाँ पे तो एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है, लंबाई बढ़ रही है। अगर इसको यहाँ पे काटा जाए तो कुल मिला के यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? क्योंकि इसमें यहाँ पे मीडिएटर में क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। और तीसरा होता है लेटरल मेरिस्टेम जो कि सेकेंडरी मेरिस्टेम कहलाता है,
तो वो सेकेंडरी ग्रोथ के काम आता है। तो 3 टाइप का ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको बता दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस जगत के सदस्य यूकेरियोट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मोनेरा जगत के जो सदस्य होते हैं वो यूकेरियोटिक्स नहीं होते हैं। 37 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। जो मोनेरा जगत है, देखो 5 किंगडम में बांटा गया है यहाँ पे जीवों को। 5 जगत का वर्गीकरण आपने सुना होगा। तो उसमें जो मोनेरा जगत होता है उसकी सेल टाइप क्या होता है, उसमें पाई जाती है प्रोकैरियोटिक्स सेल। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें संगठित केंद्रक नहीं होता और न ही कोशिकांग होते हैं। बाकी जितने भी जगत हैं, जो 4 जगत हैं, कौन कौन से हैं, प्रोटिस्टा हो गया, फंगस हो गया, प्लांटी हो गया और एनिमल। इन चारों में जो सेल टाइप होता है वो कौन सा होता है, यूकेरियोटिक्स होता है। लेकिन मोनेरा में यहाँ पे क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। तो 37 का ए ऑप्शन सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 38 की ओर। किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। स्वपोषी यानी ऑटोट्रोपिक और परपोषी यानी हेटेरोट्रोपिक। तो किस में पाए जाते हैं दोनों, जीवाणु, हरे शैवाल, कवक या एक बीजपत्री पौधे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। जीवाणु में पाए जाते हैं स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण यानी ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। अब ये बैक्टीरिया ये किस जगत में आता है, तो ये आता है आपका मोनेरा जगत में। और मोनेरा जगत का ये लक्षण है, पोषण का लक्षण, इसमें क्या होता है, स्वपोषण भी होता है और परपोषण भी होता है। बाकी हरे शैवाल ये तो स्वपोषी होते हैं। कवक क्या होते हैं, कवक होते हैं विषमपोषी। और एक बीजपत्री पौधे भी क्या होते हैं, सभी स्वपोषी होते हैं, यानी जो खाना क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं, स्वयं अपना भोजन तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पे, किस विभाग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। तो उभयचर का मतलब आपको पता है, जो जल और स्थल दोनों में पाया जाता है। तो ये कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अब ये ब्रायोफाइटा को उभयचर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्रायोफाइटा में 2 स्टेज होती है, एक होती है वेजिटेटिव एंड दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव फेज। तो जो इसकी वेजिटेटिव फेज होती है उस समय ये लैंड यानी स्थल में होता है, जबकि जब इसकी रिप्रोडक्टिव फेज आती है उस समय ये जल यानी एक्वेटिक में पाया जाता है। तो ये जल और स्थल दोनों में पाया जाता है, इसीलिए ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है, पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। और पादप जगत का सरीसृप किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है टेरिडोफाइट का। ये उभयचर हो गया और ये हो गया सरीसृप। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे, किस प्रकार के पौधे की पत्तियों में समांतर शिराविन्यास रहता है। तो समांतर शिराविन्यास किस में रहता है, फर्न में, मोनोकोट यानी एक बीजपत्री, डायकोट यानी द्विबीजपत्री में या जिम्नोस्पर्म में। तो देखो समांतर शिराविन्यास किसकी पत्तियों में होता है, वो होता है एक बीजपत्री यानी मोनोकोट में। अभी आपको ये बताओ, मक्का आपने देखा है, मक्का एग्जाम्पल है मोनोकोट का। मक्का की पत्ती होती है ऐसी होती है ना, और इसमें ये समांतर शिराविन्यास होते हैं। जबकि जो डायकोट यानी द्विबीजपत्री की जो पत्ती हो यानी लीफ होती है वो कैसी होती है, उसमें जालिकावर्त स्ट्रक्चर होता है। आम क्या है, आम का जो पेड़ है वो द्विबीजपत्री यानी डायकोट है, उसकी पत्ती कैसी होती है, ऐसी होती है ना, ये होती है, और उसमें इस टाइप की रचनाएं होती है। तो ये है जाली टाइप की बन रही है। लेकिन ये क्या है, मक्का में क्या है, समांतर है। तो ये मोनोकोट का उदाहरण है मक्का, और आम डायकोट का उदाहरण है। तो बस ये 2 स्ट्रक्चर आप अपने दिमाग में बिठा लो, हमेशा के लिए कभी आप नहीं भूल पाओगे कि पत्तियों में इसमें समांतर शिराविन्यास होता है मोनोकोट में, और डायकोट यानी द्विबीजपत्री में क्या होती है, यहाँ पे जालिका युक्त शिराविन्यास पाया जाता है। तो कुल मिला के 40 होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पे, पृथ्वी का औसत तापक्रम कितना है। तो जो पृथ्वी का औसत टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर, वो होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। डी ऑप्शन 41 का यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ पे, निम्न में से कौन वैश्विक ऊष्मीकरण योगदान नहीं करता। यानी कि यहाँ पे ये दे रखे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे CO2, जलवाष्प, CFC, नाइट्रोजन, ये गैस दे रखी है। तो इनमें से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है या नहीं योगदान देता है। तो देखो पहले ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ये है यहाँ पे आपकी पृथ्वी, ये है सूर्य, यहाँ से किरणें आ रही हैं, पृथ्वी तक पहुँच रही है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे जो ये गैसें हैं, CO2 हो गया, जलवाष्प हो गया और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन गैसों के कारण यहाँ पे एक परत बन रही है।
और जिसके कारण सूर्य से किरणें नीचे तो आ गई है, लेकिन यहाँ से ये वापस ऊपर नहीं जा पाती है। कुल मिला के कैसे होता है ये, देखो एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये ठीक है, यहाँ पे ये ग्लोबल क्या है, मतलब एक परत बन रखी है गैसों की, ग्रीन हाउस प्रभाव इसको कहते हैं। तो यहाँ से किरणें आ गई, लेकिन ये ऊपर यहाँ तक गई, फिर यहाँ से वापस आ गई। तो कुल मिला के गर्मी बढ़ रही है, मतलब जो किरणें आ गई हैं नीचे वो पूरी ऊपर नहीं जा पा रही है आसमान में, वो इस पर टकरा रही, फिर वापस आ रही पृथ्वी में। तो जितनी ऊर्जा यहाँ से सूर्य से आ रही है पृथ्वी में, वो पूरी की पूरी मतलब कुल मिला के परावर्तित नहीं हो पा रही है आसमान में, बल्कि वो इस परत से, या जो कुल मिला के ये लेयर बन रखी है CO2 से, जलवाष्प से या CFC से, उसके कारण फिर वो पृथ्वी में ही आ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वैश्विक ऊष्मीकरण बढ़ रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सी गैसें उत्तरदायी है, तो CO2 हो गया, जलवाष्प हो गया, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, मीथेन हो गया CH4, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा N2O, लेकिन नाइट्रोजन N2 इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के लिए योगदान नहीं करते, उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ पे, ओजोन परत की क्षय के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार है। देखो ओजोन परत होती क्या है, जब यहाँ पे सन से UV रेडिएशन यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती है, तो यहाँ पे एक ओजोन परत है पृथ्वी के ऊपर, ये क्या करती है, इस UV रेडिएशन को पृथ्वी तक नहीं आने देती, क्योंकि ये UV रेडिएशन मानव के लिए काफ़ी हानिकारक है। अब यहाँ पे जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये इस ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, क्षय कर रहा है, यानी इसका डिप्लेशन कर रहा है, इसमें छिद्र बना रहा है। तो कुल मिला के क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो ओजोन परत की क्षय के लिए यहाँ पे जिम्मेदार है। सी ऑप्शन 43 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और हाँ, सबसे बड़ा जो ओजोन छिद्र बन रखा है वो कहाँ बन रखा है, एंटार्कटिका के ऊपर बन रखा है, ये भी आपको जरूर नोट करना है, आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ पे, निम्न में कौन प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड बिल्कुल प्राथमिक वायु प्रदूषक हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, तो 44 का यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है, बाकी ये सभी क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी प्राथमिक वायु प्रदूषक हैं। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन या सभी कथन सत्य हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य में मादा जनन अंग से ये सभी हार्मोन्स क्या होते हैं, स्त्रावित होते हैं। अब देखो ये एस्ट्रोजन क्या होता है, इसका स्त्राव होता है ओवरी यानी मादा अंडाशय से, और इसका कार्य क्या है, ये सेकेंडरी जो सेक्सुअल लक्षण होते हैं उनको विकसित करता है, जैसे मासिक चक्र की शुरुआत या ब्रेस्ट का विकास, ठीक है। तो इन सभी में क्या करता है, इन सभी को विकसित करता है यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन। उसका अगर प्रोजेस्टेरोन की बात की जाए, इसका स्त्राव भी ओवरी यानी अंडाशय से होता है, और इसका मुख्य कार्य है यूटेरस यानी जो गर्भाशय है उसको गर्भावस्था के लिए ये तैयार करता है प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद रिलैक्सिन जो हार्मोन है यहाँ पे, वो क्या करता है, प्रसव के दौरान ही निकलता है। प्रसव के दौरान जब बच्चा होता है तो उस समय स्त्रावित होता है, और जब बच्चा होता है तो उसमें काफ़ी हेल्प करता है रिलैक्सिन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन ये तीनों निकलते हैं आपके मादा जनन अंग से। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पे, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो मनुष्य में जो ऐच्छिक गति होती है, यानी उसकी याददाश्त होती है, बुद्धि, अनुभव, तर्क शक्ति, विचार, कोई निर्णय लेना, वो किसके कारण होता है, तो वो होता है सेरिब्रम के कारण। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। सेरिब्रम जो कि अग्र मस्तिष्क का एक क्या है, भाग है, और इसका मुख्य कार्य क्या है, कुल मिला के ये नियंत्रण करता है ऐच्छिक गतियों को। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे जो अदर ऑप्शन है इनके बारे में जान लेते हैं। थायराइड क्या होता है, इसका उद्गम होता है एंडोडर्म से, और ये श्वास नली, जो श्वास नली है ना आपकी, इसके दोनों ओर पाई जाती है थायराइड ग्लैंड है। सेरिबेलम क्या है, तो जो सेरिबेलम है ये भी आपका एक पश्च मस्तिष्क का ये भाग है, और इसका कार्य क्या है, शारीरिक संतुलन। जैसे क्या होता है, जो समस्त कंकाली पेशियां होती हैं, जैसे आप चलते हो और दौड़ते हो
या लिखते हो, तो ये सारी जो कंट्रोल करता है वो कौन कंट्रोल करता है? पश्च मस्तिष्क का ये भाग है सेरिबेलम। तो सभी ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ गए, लेकिन मनुष्य में जो ऐच्छिक गतियों उनका नियंत्रण करता है सेरिबेलम। 47 है यहाँ पे, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो जो शरीर का बॉडी टेम्परेचर है वो नियंत्रित होता है यहाँ पे क्या है ये? हाइपोथैलेमस में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे 47 का सही आंसर है। हाइपोथैलेमस ये अग्र मस्तिष्क का एक भाग है और इसको कहा जाता है सुप्रीम कमांडर, क्योंकि ये क्या करता है? पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उससे जो निकलने वाले हार्मोन्स हैं उनको नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, लेकिन मास्टर ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को जो नियंत्रित कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, या इसको क्या कहा जाता है? सुप्रीम कमांडर भी कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बारे में आपको समझ में आ गया। सेरिबेलम के बारे में आपको इस ऑप्शन में समझा चुका हूँ। स्पाइनल कॉर्ड ये क्या होता है? ये होता है रीढ़ की हड्डी है ना, जो मेरुरज्जु, इसी को कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड। ये कार्य क्या करता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया यानी जो रिफ्लेक्शन एक्शन होते हैं उनको नियंत्रित करता है। जैसे अचानक होने वाली जो घटनाएं हैं तो उन सबको नियंत्रित करता है स्पाइनल कॉर्ड। ऊपर मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये इसका कार्य है, जो अचानक होने वाली क्रिया है उनको नियंत्रित करना। तो सभी आप ऑप्शन यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 की ओर, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? यानी विच इज द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा? तो इसमें पाया जाता है आपका टायलिन एंजाइम पाया जाता है लार में, और जो लार में कुछ अन्य एंजाइम जैसे अल्फा एमाइलेज और लाइसोजाइम भी लार में पाए जाते हैं। उसका जो पेप्सिन होता है ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अमाशय में पाया जाता है और ये करता है प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है छोटी आंत में और ये भी प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, टायलिन आपका लार में यानी सलाइवा में हो गया। और काइमोट्रिप्सिन ये आता है आपका पैनक्रियाटिक जूस में, अग्नाशय जो रस होता है उसमें पाया जाता है काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम। तो सभी आपको जो बताए जा रहे हैं जरूर आपको नोट करने हैं। 49 है यहाँ पे, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो ये करती है आपका ग्लूकोज का उपयोग। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? यानी व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फूड आइटम्स इन द रिएक्शन ऑफ रेस्पायरेशन? तो जब रेस्पायरेशन होता है, श्वसन होता है, तो श्वसन में ऑक्सीजन अंदर जाती है और उसके बाद जो फूड मटेरियल है उनका क्या हो जाता है? यहाँ पे क्या हो जाता है? उनका विघटन हो जाता है। यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे जो ये वन दरोगा का मॉडल पेपर 1 था, इसका ये आज हमने कुल मिला के पार्ट 1 कराया है। ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चन टोटल 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कराना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इतने 100 क्वेश्चनों को एक साथ समझाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, काफ़ी थक भी लग जाता है। तो 50 क्वेश्चन हम एक पार्ट में समझाएंगे और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन कल यानी सेकंड पार्ट में समझाएंगे। साथ ही आपको बता दिया गया है यहाँ पे कि जो ये मॉडल पेपर है इसका, और साथ ही साथ ऐसे ही आपके लिए 12 मॉडल पेपर सेटअप बनाए गए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। जो सिलेबस है 1 रो का उसको देखते हुए 12 मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट आप वहाँ पे, अगर आपको चाहिए 12 मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप इन 12 मॉडल पेपर क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ 1 दरोगा एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाला है, लगभग सिर्फ 16 दिन बचे हैं, आज से 15 दिन बचे होंगे अब। ठीक है, तो प्रत्येक दिन आपको बैठ जाना है 2 घंटे और एक एक सेट आपको सॉल्व करना है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यहाँ पे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी यहाँ पे क्या होंगे आपके लिए वैल्यूएबल होंगे, क्योंकि ये बनाए गए आपके सिलेबस को देखते हुए। तो ज़रूर आपको एक दिन में एक मॉडल पेपर ज़रूर क्या करना है? प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।